let us begin. So first law is Kirchhoff's current law, that is KCL, और junction rule भी हम इसको बोलते हैं. So as you can see at this point O. So first of all the definition, the algebraic sum of currents entering at a junction in an electric network is always zero. So क्या मतलब है कि अगर हम O को एक जंक्शन माने, देखो O एक जंक्शन है, इस पे कई सारे करंट आ रहे हैं और कई सारे करंट जा भी रहे हैं. तो अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन कलर की हैं I1 और I4, ये करंट इस पर आ रहे हैं, दे आर इनकमिंग करंट, एंड I2, I3 एंड I5 आर आउटगोइंग करंट. सो हम ये कहेंगे कि इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा. एल्जेब्रिक सम माने कि अगर हमने इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लिया, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लिया, सो I1 और I4 पॉजिटिव हो गए और I2, I3 एंड I5 आर नेगेटिव. सो देयर सम एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ओके, in other word we can say that the sum of incoming currents is equal to the sum of outgoing currents. अगर हम इन माइनस वालों को इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो क्या बन जाएगा, the sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents. ठीक है. इसके बाद जब दूसरा लॉ हमारा आता है that is KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसे हम लूप रूल भी बोलते हैं, मैश रूल भी बोलते हैं. मैश यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैश रूल भी हम इसको बोलते हैं. तो आपके पास अगर ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें दो बैटरी आपके साथ कनेक्टेड है और 3 रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है, R1, R2, R3. सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका डेफिनेशन कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMF along any closed path in an electrical network is always zero. यानी सिग्मा V और सिग्मा IR इज इक्वल टू जीरो. तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले लूप मानने पड़ते हैं. तो हमने एक लूप मान लिया A B C A यानी क्लोज लूप, और A C D A, दो लूप हमने इसमें मान लिए. अच्छा, इसमें कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, वो हमको ध्यान रखने हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अगर EMF पहले पढ़ लेते हैं, EMF इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन वी ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. अगर वो इसके अपोजिट हो तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं. पोटेंशियल फॉल इज टेकन एज नेगेटिव एंड पोटेंशियल राइज इज टेकन एज पॉजिटिव. ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसके पाथ को रिवर्स भी कर सकते हैं. द पोटेंशियल फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ करंट पाथ, ठीक है, उसको फॉल होगा अगर इफ इट राइजेस अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट. अब ये है क्या, देखो आप कहोगे सर क्या 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 बोल दिया, समझ तो आया नहीं. तो है क्या, ये हमने एक लूप माना, उसमें आप एक डायरेक्शन मानोगे कि मैं ऐसे चलूंगा, सपोज आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे. तो जब एंटी क्लॉकवाइज हम इसमें चलेंगे तो आप EMF के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो. ठीक है, EMF के नेगेटिव टर्मिनल से जब हम बाहर निकलेंगे तो वी विल टेक इट नेगेटिव, तो -E1. नाउ अब आप इस रेजिस्टेंस R1 में पहुंचे. जब आप इस रेजिस्टेंस R1 में पहुंचे तो इसमें करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, यानी जो आपकी डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों की अपोजिट है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे. तो पोटेंशियल क्या होगा R1 के अक्रॉस, IR V इज इक्वल टू IR. सो I1 R1 वो हमने पॉजिटिव ले लिया. फिर आप पहुंचे R2 पे, तो R2 में आप जा रहे हो ऐसे और करंट आ रहा है नीचे की साइड, तो भी अपोजिट हो गया, तो ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा. कितना करंट है यहाँ पे, I1 प्लस I2 इंटू R2, तो ये इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली आप नीचे के लिए भी ले सकते हैं. तो जब आपने नीचे के लिए एंटी क्लॉकवाइज माना तो इसमें क्या हुआ कि आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले E2 के, तो E2 ले लिया आपने पॉजिटिव. फिर आप करंट की डायरेक्शन में R2 में पहुंचे तो माइनस लेंगे आप, -I1 प्लस I2 इंटू R2. और R3 में भी जब आप पहुंचे तो करंट की डायरेक्शन में ही थे, तो आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा. ये कोई पर्सनल वो कंपल्शन नहीं है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंगली साइन भी चेंज हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज. व्हीट स्टोन ब्रिज, अब व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का आपके पास सर्किट होता है. व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या प्रोसेस है कि अगर आपके ये जो 4 रेजिस्टेंस है PQRS, अगर हम ये सेटिस्फाई कर दें इक्वेशन कि P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज. अब सर इससे क्या होगा अगर बैलेंस हो गया, तो बैलेंस होने के बाद क्या होता है कि इसमें कोई करंट नहीं जाता है. ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है, ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा. जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो ये आर्म ही कट हो गई यहाँ से. जब ये आर्म कट हो गई तो ये दोनों सीरीज और बाद में इनका कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो हम इसको जंक्शन रूल दोनों साइड एक बार यहाँ लगा लेते हैं, एक बार यहाँ लगा लेते हैं.
सो वी विल गेट, एज यू कैन सी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो -I1P -IG × G प्लस I -I1 × R, क्योंकि आप ऐसे आओगे करंट अपोजिट है इक्वल टू 0। सिमिलरली इसके लिए बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज इक्वेशन, दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/S। इसके बेस पे हमारा एक इक्विपमेंट है जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्या नाम है इसका? मीटर ब्रिज। आप देख रहे होगे कॉपर की 3 स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, 2 एल शेप होती हैं, एक स्ट्रेट होती है, एक 1 मीटर वायर होता है, ठीक है, एक बैटरी कनेक्टेड है, एक की है, एक अननोन रेजिस्टेंस है जो फाइंड करना है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जो आपको नोन है। सो इसमें भी बैलेंस मीटर ब्रिज जो है प्रिंसिपल पे बेस्ड है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के। सो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या करना होता है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं डी को कनेक्ट करा है गैल्वेनोमीटर से और उसके साथ एक जॉकी कनेक्ट करी, और जॉकी कनेक्ट करके हमें क्या करना होता है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है कि जिस पॉइंट पर ये नल पॉइंट आ जाए। नल पॉइंट क्या है? ये नल पॉइंट क्या है कि नल पॉइंट में क्या है कि आपके पास जब ये यहाँ पर टच करेंगे और ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब या इस पॉइंट पर ये बैलेंस हो गया। तो हमने बनाया कि आपने इसको माना था S, इसको माना है R, ये पॉइंट हो गया आपका P, ये हो गया Q। तो P/Q इज इक्वल टू R/S। तो P हो गया RAJ, रेजिस्टेंस ऑफ AJ, Q हो गया रेजिस्टेंस ऑफ JB, R हो गया R, और S हो गया आपका X। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू ρL/A। तो रो बिकॉज मटेरियल सेम है, A यानी एरिया सेम है, सिर्फ लेंथ का डिफरेंस है, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ लेंथ बचेगी। तो ये लेंथ आपने L मान ली तो ये 100 - L हो गई। तो R/X इज इक्वल टू L/100 - L, और X की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास? R × 100 - L/L, R × 100 - L/L। यहाँ से आप एक अननोन रेजिस्टेंस इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या है कि पोटेंशियोमीटर वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे कि पोटेंशियोमीटर ये कहता है कि इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियल वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मटेरियल रो, सो जो V होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी directly proportional to the length of the wire. So the potential difference across any length of the wire is of uniform cross section and uniform composition is proportional to its length when a constant current flow through it. This is the principle of potentiometer. Are you getting thing or not? So when you equate it you will get V is equal to KL, ठीक है। अब V is equal to KL, तो अगर आप इसमें V और L में ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर ग्राफ आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर आप V/L की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी V/L इज अ कांस्टेंट थिंग। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसको आपने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। एक ए से लेके एक वायर होता है, 4 मीटर का भी होता है, 10 मीटर का भी होता है। जनरली हम 10 मीटर का यूज करते हैं, बच्चे जानते होंगे क्यों क्यों यूज करते हैं, कमेंट आप मुझे करके बता सकते हैं। के की वैल्यू को कम रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक बैटरी कनेक्ट है, एमीटर है, रियोस्टेट है। रियोस्टेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर को। हमारे पास 2 प्रैक्टिकल भी आते हैं, आपने 12th में किए होंगे। 2 प्रैक्टिकल होते हैं, एक तो टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल एंड सेकेंड इज द कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। तो इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम 2 प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। तो आज हम दूसरा वाला देखने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो 2 सर्किट हम बताते हैं, इसमें 2 सर्किट होते हैं। ये पहला ड्राइविंग सर्किट होता है, दूसरा ये आपका इसका ऑक्सिलरी सर्किट होता है। तो ये सर्किट कॉमन है दोनों ही उसके लिए, ये तो आपको बनाना ही होता है। उसके बाद ये सर्किट इसको, ये वाला सर्किट इसको ड्राइव करेगा, तो इसलिए ड्राइविंग सर्किट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाने होते हैं। इतना सिर्फ क्या करना है, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट करते हैं, यानी जो आपका पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को आपको एक 2 वे
स्विच से कनेक्ट करके, रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और वो गैल्वेनोमीटर आगे जॉकी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बैलेंस पॉइंट लेने होते हैं। बैलेंस पॉइंट, अब बैलेंस पॉइंट लेने के बाद क्या प्रोसेस है, तो आपको पता है कि पहले जब आपने की से E1 को कनेक्ट किया तो आपके पास आएगा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एज इट इज रिटन देयर। ठीक है, एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। E1 is directly proportional to L1 and E2 is directly proportional to L2। तो एक इक्वेशन आपकी E1 के लिए आ गई, यानी फर्स्ट सेल के लिए जब आप फर्स्ट सेल कनेक्ट करोगे 2 को डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर आप 2 को कनेक्ट करोगे 1 को डिस्कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अलग अलग रीडिंग्स लेनी होती हैं उसमें। तो E1 और E2 की वैल्यूज आपके पास आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, प्रोपोर्शनल वैल्यूज, यानी E1 प्रोपोर्शनल L1, E2 प्रोपोर्शनल L2। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1/2, so you will be getting E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। ठीक है, L1 upon L2। अब इसमें कुछ ये आपको देखो, ये लिख पढ़ सकते हो आप, द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड। यानी ये जो बैटरी है E1 और E2 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने सेल 1.3 वोल्ट और 1.5 वोल्ट के दो सेल लिए, मान लो गैल्वेनिक लिया है, डैनियल सेल लिया है, लैग्रांज सेल लिया है, तो जो बैटरी है उसका ईएमएफ इन दोनों सेल से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको नल पॉइंट शो नहीं करेगा। द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। सिंपल सी बात है, आपको डिफ्लेक्शन ढूंढना पड़ रहा है, नल पॉइंट ढूंढना पड़ रहा है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस जो वायर का है वो इनफाइनाइट बन जाता है, थस पोटेंशियोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज द आइडियल वोल्टमीटर। अब जनरली ये बात पूछी जाती है कि ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, तो क्यों ना हम इसकी जगह वोल्टमीटर ले लें। सो वोल्टमीटर में ये प्रॉब्लम होती है, वोल्टमीटर सर्किट से करंट ड्रॉ करता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद उसके पास कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है एक डिफरेंट बैटरी है। ठीक है, तो ये जो सर्किट को ड्रॉ चला रही है वो ये बैटरी चला रही है, ये कांस्टेंट करंट ये फ्लो करा रही है इस सर्किट में। सो इस E1 और E2 से ये सर्किट कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा, और जो आपको वैल्यूज आ रही हैं वो एक्यूरेट आ रही हैं। दूसरी चीज, जो रजिस्टर